जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार को डिस्कस करने वाले हैं। इस डिस्कशन में हम लोग दोस्तों मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो कब आया था दोस्तों, तो 1928 ने समर्थन किया था। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। यह बात बिल्कुल गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार को शामिल किया गया था, इसमें शामिल नहीं किया गया था दोस्तों, तो यह भी गलत है। फिर क्रिप्स मिशन जो कि 1942 ईस्वी में आया था दोस्तों, मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। यह भी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो ए। तो भारतीय संविधान में याद रखना है दोस्तों, मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, तो यह वाद योग्य है। इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्था समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग है और नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों अवाद योग है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो याद रखना है सी, यानी 1, 4 और 5 इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। यानी 1 यह संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल सही है। 12 से 35 तक इसका उल्लेख है दोस्तों मूल अधिकार का। फिर 4 यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, यह बात बिल्कुल सही है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है कि यह प्रजातांत्रिक होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। यह लोक कल्याणकारी होता है, यह नहीं है दोस्तों। लोक कल्याणकारी कौन होता है, तो डीपीएसपी होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4 और 5। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण और इसलिए इन्हें संविधान में सूची किया गया है। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों को महत्व को दर्शाता है, अधिकारों के महत्व को दर्शाता है दोस्तों। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी व्यवस्था शासन प्रक्रिया से संबंध है, न कि अधिकारों से संबंधित, अतः विकल्प जो है दोस्तों इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार को। तो याद रखना है कि 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल की स्थिति में सभी मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है दोस्तों, निलंबित किया जा सकता है। और एक शब्द और भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि संविधान में कहीं पर भी मौलिक शब्द का जिक्र नहीं है। संविधान में जो अधिकार दिए हैं उसका नाम है दोस्तों फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल का अगर हिंदी अनुवाद किया जाए तो उसका अर्थ होता है मूल। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक नहीं बोलकर आपको क्या बोलना है, मूल अधिकार बोलना है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 याद रखना है, और अनुच्छेद 359 में आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह बात बिल्कुल सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह भी सही है। यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है दोस्तों। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। 1, 2 तो सही है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो सी, यानी 1, 2, 3 जो है दोस्तों, सॉरी 1, 2, 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें मैंने सी को गलत लगा दिया था। यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 है दोस्तों। तो भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। जहां तक सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। तो ये सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद जो है दोस्तों 12 से 35 भाग 3 याद रखना है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाग बी। और वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों, तो 6 मूल अधिकार हैं। संविधान बनने के समय कितना था दोस्तों, तो 7 था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 में, याद रखना है ये भी पॉइंट आपको। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो कौन सा है दोस्तों, तो वह है आर्टिकल 13, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। BPSC में पूछा गया तो आगे भी पूछ सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है, तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, याद रखना है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 226 लोकसभा एवं विधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल बताता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 13 क्या है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए। तो समता का अधिकार किसमें है दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है दोस्तों समता का अधिकार इसमें वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए गए ये हैं। तो अनुच्छेद 14 है क्या दोस्तों, तो विधि के साथ समक्ष समता। फिर अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। फिर अनुच्छेद 16 है दोस्तों लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 है दोस्तों उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है, समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो किसके अंतर्गत दिया गया है दोस्तों, तो 14 से लेकर 18 तक है समता का अधिकार। तो 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। 13 तो नहीं होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी। तो समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, तो वह है अनुच्छेद 14। VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब यह अधिकार लागू होता है दोस्तों, सब पर यह अधिकार लागू होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और याद रखना है दोस्तों, विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? तो ये USA से लिया गया। और विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यह ब्रिटेन से लिया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकता है कभी भी सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 है।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता और कानून के समक्ष समान संरक्षण इसमें प्रावधान किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 14 में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, विधि का नियम का अर्थ क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 66 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो विधि का नियम, याद रखना, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक सामान्य तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। और विधि का शासन यानी विधि का कानून का नियम किसने दिया है दोस्तों? तो ब्रिटिश विधि शास्त्री है, उनका नाम है एबी डाइसी, इनके द्वारा दिया गया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, विधि का शासन किसके द्वारा दिया गया है? तो एबी डाइसी के द्वारा। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 यह मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा दोस्तों? तो किसके अधीन इसको वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। और समता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो 14 से लेकर 18 तक। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो वह कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो उस मौलिक अधिकार का नाम है भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है, इसमें संशोधन किया गया दोस्तों। अब देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान यानी पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 15(5) में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो किसके अंतर्गत किया गया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 15(4) से लेकर अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4) में किया गया दोस्तों पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए, इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों? तो 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो लोक नियोजन के अवसर पर दोस्तों भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 16 का और अनुच्छेद 16(2). तो याद रखना है इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद जो 16(2) है दोस्तों, वो दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 यानी 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, कानून के समक्ष समानता इसमें उल्लेखित है, सामाजिक समानता भी उल्लेखित है, अवसर की समानता भी इसमें उल्लेखित है, जबकि आर्थिक समानता इसमें जो है दोस्तों उल्लेखित नहीं है। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत जो है, तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण इसका बताया गया, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और ए का स्पष्टीकरण आर कर रहा है दोस्तों। इसका अर्थ हो गया कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, बिल्कुल सही है। और इसका रीजन है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यह भी सही है दोस्तों। तो राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सत्य, और कथन तथा ए का सही स्पष्टीकरण कौन कर रहा है दोस्तों? तो आर कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु समक्ष किया? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो ए, बी और सी सभी ने मिलकर, यानी संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, यह भी बिल्कुल बात सही है। दूसरा है ए, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, अनुच्छेद, फिर ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ये भी बात सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो डी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद कब हुआ था? 1982 में। यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है, तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 14 और 16। इंपॉर्टेंट सवाल है बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया है, तो बीपीएससी में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 17 है। 18 क्या है दोस्तों? तो उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो सेमी क्वेश्चन है, अनुच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 17। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है दोस्तों अनुच्छेद 17 में, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित यानी अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है दोस्तों
अनुसूचित जाति यानी SC एंड ST को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध घोषित किया गया। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति, विशेषकर SC एंड ST को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है समता का अधिकार। तो IAS प्री 2020 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो किन उपायों द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है और जागरण के द्वारा, जन जागरण के द्वारा इसका किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, याद रखना है, 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया था। इंपॉर्टेंट यह भी अधिनियम है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। तो कथन है दोस्तों कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा को सबसे खराब स्वरूप है, का सबसे खराब स्वरूप है। दूसरा है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर दे रहा है दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखते हैं रीजन इसका। तो संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्ति को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसर से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गालटुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिन्हें इन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1966 में अपने लेख में प्रस्तुत किया था। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कौन कौन सा है दोस्तों? तो प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है दोस्तों, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो याद रखना है दोस्तों कि भारतीय संविधान के बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो कौन सा भिन्न वर्ग में आता है दोस्तों? तो याद रखना है कि दिए स्टार लगा हुआ है दोस्तों, रीजन देख लेते हैं। तो दिए गए अनुच्छेदों में से दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद जो है दोस्तों 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, क्योंकि अगर समता के अधिकार से देखें तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन केवल भारतीय नागरिकों को देखें तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है दोस्तों कौन कौन से याद रखना है? 15, 16, 19, 29 और 30 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो इस हिसाब से देखें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो वो कौन कौन सा है दोस्तों? तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है स्वतंत्रता का अधिकार? तो याद रखना है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, यह भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया दोस्तों। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन करता है दोस्तों? तो आर्टिकल 19 करता है। आर्टिकल 19 का क ए वह प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, याद रखना है दोस्तों, किंतु अनुच्छेद 1 का अनुच्छेद 19(1) का दोस्तों, जिसे आर्टिकल 19(1) भी कहा जाता है दोस्तों, के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो उस आर्टिकल का नाम क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए दोस्तों। तो याद रखना है ये भी चीज आपको। नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। तो कौन सा है दोस्तों? तो आर्टिकल 19(1) दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, तो याद रखना है कौन सा है दोस्तों? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो यह किसके अंतर्गत है दोस्तों? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो है दोस्तों, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय दिया गया है वो क्या कहा गया है कि निजी भवनों के ऊपर आप राष्ट्रीय झंडे को क्या कर सकते हैं दोस्तों? फहरा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो और यह किस केस में बताया गया? तो ये केस का नाम भी याद रखना है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है दोस्तों? तो याद रखना है आपको, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। जबकि शांतिपूर्वक इकट्ठा होना आता है इसके अंतर्गत। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए यह भी आता है इसके अंतर्गत। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, यह भी बात आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है दोस्तों। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो किस पे? लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता, तो इस पे तो लगाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, न्यायपालिका का अपमान, इस पे भी लगाया जा सकता है। अवांछनीय आलोचना जो है दोस्तों, इस पर जो है दोस्तों इस पर नहीं लगाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या कदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जबकि जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, अवांछनीय आलोचना से इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21। तो भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध से संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। तो ये भी सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो 21 है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन केवल घुमाया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत का उल्लेख है, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवा और किसी ढंग से नहीं
हटाया जा सकता है, यानी उसका प्राण हरण किया जा सकता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो 21। तो सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ कब हुआ था? 1978 के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थ इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार है। इसमें विदेशी भ्रमण भी शामिल है। तो याद रखना है, यह केस का नाम भी आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें से सब सही है। आवास का अधिकार भी है, विदेशी यात्रा का अधिकार भी इसमें है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। तो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में दिए गए निर्णयों के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेशी यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तथा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों में के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। अतः इस प्रश्न का समुचित विकल्प क्या होगा दोस्तों? तो डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) यानी 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा अधिकार है दोस्तों? तो याद रखना है, एकांतता का अधिकार। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा अस्पष्टता मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद जो कि 1975 का है दोस्तों, मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब हरियाणावाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता यानी निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जिसे आपको ध्यान में रखना है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार, तो ये भी याद रखना है, किसमें कहा गया था? तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित माना था दोस्तों। संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपयुक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना। इसमें कौन सा है दोस्तों? तो अच्छे पर्यावरण का अधिकार इंपॉर्टेंट है, शीघ्र विचारण का अधिकार यह भी इंपॉर्टेंट है, विधिक सहायता का अधिकार यह भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी सवाल आ सकता है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार यानी शुद्ध हवा में जीने का अधिकार, शुद्ध पेयजल पीने का अधिकार, सब आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अच्छी सड़क का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये सब के सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से
किससे उपयुक्त कथन या सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। तो कौन सा कथन है दोस्तों? तो याद रखना है वह है अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो उपयुक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, जैसे आपको ध्यान में रखना तथा यह कहा गया कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 है। तो 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, यह आता है दोस्तों। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, यह भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह जो है दोस्तों नहीं आता है इसके अंतर्गत। मृत्युदंड, इसके विरुद्ध भी, तो इसका राइट आंसर पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, तो यह भी है दोस्तों कि अगर कोई पानी की गुणवत्ता को दूषित करता है तो यह भी आता है। मृत्युदंड जो है दोस्तोों अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्यु दंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया। अतः स्पष्ट है कि मृत्यु दंड जो है दोस्तों अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? कौन है दोस्तों? तो याद रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो आर्टिकल 20 और 21 किससे है? तो देखते हैं किसमें। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार जो कि 21 में दिया गया दोस्तों, वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय नहीं मतलब उसको सीमित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो याद रखना है 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, याद रखना है दोस्तों। परंतु अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों? अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 है, को स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ हो तो अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 20 के साथ अनुच्छेद 19 यानी वाक स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है दोस्तों। याद रखना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया? तो किस में शिक्षा के अधिकार को किसके अंतर्गत शामिल किया गया दोस्तों? तो याद रखना है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है दोस्तों? तो संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया शिक्षा के अधिकार को लेकर। तो उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य वाद में यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह निरपेक्ष अधिकार है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये सब जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो याद रखना है कि यह एक फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ दिया गया दोस्तों। कब इसको लागू किया गया शिक्षा के अधिकार को? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 इंपॉर्टेंट है दोस्तों संशोधन जिसे आपको ध्यान में रखना है, के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। याद रखना
दोस्तों, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्व संबंधी संविधान संशोधन के बाद 1 अप्रैल, ये डेट भी याद रखना है, 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, याद रखना है दोस्तों। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लेखित नहीं है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बीपीएससी में पूछ चुका है तो आगे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा है दोस्तों? तो शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों, वह एक मानव अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। यह प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूर यानी बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, फिर कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध। तो पहला तो सही है दोस्तों और चौथा भी सही है। अस्पृश्यता तो आर्टिकल 17 में, तो 2 भी गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यह भी नहीं होगा। तो 1 और 4 मुझे लग रहा है सही है। इसका राइट आंसर तो 1 ही 4 है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। अतः कथन 1 और 4 सही है, जबकि अन्य विकल्प जो है दोस्तों, अतः कथन 1 और 4 सही, जबकि अन्य विकल्प जो है दोस्तों इसमें गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों का शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो बच्चों के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से कौन सा संबंधित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आर्टिकल 24, लोक नियोजन जो है दोस्तों, कारखानों में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा नियोजन पर, ये इसमें कहा गया है इसमें। तो आर्टिकल 24। तो संविधान के 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के किसी बालक को किसी भी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। याद रखना, 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के लिए है दोस्तों, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? तो कौन सा है दोस्तों? तो आर्टिकल 24। नेक्स्ट है, ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो किस अधिकार द्वारा दोस्तों? तो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 24 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा दोस्तों? ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल किस में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 20 में।
तो संविधान के 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 23 में है दोस्तों इसका उल्लेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 20 में दिया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो किस अनुच्छेद में प्रदत्त है दोस्तों? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 22 में इसका उल्लेख किया गया है। संरक्षण इनको प्रदान किया गया बंदी बनाए गए व्यक्ति को। तो संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, और भी है दोस्तों यहाँ पर, भारत में निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए यानी बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक यानी संविधान के अनुच्छेद 22(7) के अनुसार दिया गया दोस्तों, बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो कौन सा सम्मिलित है दोस्तों? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सही है। सिखों को कृपाण धारण करने या रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक न्यायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो ये तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 तो नहीं होगा, अब 4 जिसमें हो जाएगा वो तो कट जाएगा। तो कौन कौन सा? तो ये कट गया, ये भी कट गया, और फिर सभी भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा दोस्तों? तो ए, क्योंकि धार्मिक निकायों को यह अधिकार नहीं है दोस्तों, क्योंकि धार्मिक निकायों को यह अधिकार नहीं प्रदान किया गया दोस्तों कि वो किसी का धर्म परिवर्तन करें। तो अगर यही केवल आपको मालूम है तो आसानी से आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार यह भी है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार भी है, और राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का भी अधिकार है दोस्तों। तो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो आर्टिकल 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो याद रखना है, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है दोस्तों हिंदू शब्द। इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है में प्रयुक्त जो शब्द है हिंदू, किसे सम्मिलित नहीं करता? तो इसमें पारसियों को सम्मिलित नहीं करता, जबकि बौद्धों को, जैनों को और सिखों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही सवाल बीपीएससी में बनते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो किसके अधीन नहीं है दोस्तों? तो मानवतावाद के अधीन नहीं है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के अधीन यह है दोस्तों, जबकि मानवतावाद के अधीन यह नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 क के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानवतावाद सम्मिलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो 1, 4 और 5, यानी इसमें क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो लोक व्यवस्था, 4 है दोस्तों सदाचार और स्वास्थ्य, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद
26 में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबंध में स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो लोक व्यवस्था पर, सदाचार और स्वास्थ्य पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध करता है, बिल्कुल सही है। 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है, यह भी सही है। अनुच्छेद 26 जो है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी बात बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 29 जो है दोस्तों, जब 3 सही है तो ऑटोमेटिक है कि यही गलत होगा। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। यह किस में शामिल है? तो याद रखना है कि जो शिक्षण संस्थाओं की अल्पसंख्यकों के द्वारा जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है दोस्तों, वो आर्टिकल 30 में सम्मिलित है, न कि 29 में। जबकि 29 क्या है दोस्तों? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्संग के प्रतिषेध से, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है दोस्तों। जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित है, जिसको याद रखना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध आर्टिकल 23 में सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में, यह भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, यह भी बात सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं तथा प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 31 में नहीं है दोस्तों, बल्कि आर्टिकल कितना में? यह 30 में है। आर्टिकल 31 किससे था? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 30। और आर्टिकल 29 क्या करता है दोस्तों? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यह करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन का अधिकार होगा? तो कौन सा है दोस्तों? तो 30 है, आर्टिकल 30। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन दिए गए जिनमें एक कथन यानी कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। तो पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। दूसरा है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कारण इसका बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही है। ये संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही, परंतु कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है दोस्तों? तो धार्मिक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों कि भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ये दोनों को अधिकार देता है दोस्तों भारतीय संविधान। यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को यह अधिकार देता है भारतीय संविधान। तो डी नहीं है दोस्तों, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता प्रदान नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दी गई है। इंपॉर्टेंट है यह भी, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बीपीएससी में पूछ चुका है तो आगे भी पूछ सकता है। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 32 के तहत, तथा उच्च न्यायालय को
किसके अंतर्गत दिया गया, तो 226 के तहत प्रदान किया गया। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है दोस्तों। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का संरक्षक है, तो कौन सा है दोस्तों, तो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों। ये है दोस्तों दो आर्टिकल किस में, तो 32 में, और यह किस में है दोस्तों, तो 226 में। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि उच्च न्यायालय भी है। तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक भी माना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्तों, तो न्यायपालिका को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही बात है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, यह भी बात सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई इसमें, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, यह बात बिल्कुल गलत है। कौन है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट है यानी न्यायपालिका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो कौन सा है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो किसे कहा गया है दोस्तों, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32। बहुत बार ये सवाल पूछा गया दोस्तों। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, तो सही है दोस्तों। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है, तो कौन सा है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32। और हाईकोर्ट किसके विरुद्ध हाईकोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू यह कर सकता है दोस्तों, तो आर्टिकल 226। तो भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट कौन कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो कौन सा है दोस्तों, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है रीजन देखते हैं दोस्तों इसका। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 रिट यानी प्रलेख जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे
दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित यानी जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है दोस्तों को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो कौन सा है दोस्तों? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्चतम न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रीट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामले में लागू होता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया। यदि निरुद्ध को अवैध पाया गया तो निरस्त व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाएगा। चूँकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण रीट हो गई है। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि जहाँ उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य राज्य के विरुद्ध करते हैं। यानी शक्ति ज़्यादा है हाई कोर्ट के पास इस मामले में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सा है दोस्तों? तो हैबियस कॉर्पस है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश है दोस्तों। फिर है प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा। तो देख ही लेते हैं, इसका आंसर सी दिया गया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या दोस्तों? तो हमें शरीर चाहिए। परमादेश हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालयों का लेख। उत्प्रेषण क्या है? पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, यह भी बात सही है। परमादेश जो है दोस्तों वी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं। प्रतिषेध का है टू बी सर्टिफाइड, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अधिकार परीक्षा का अर्थ है बाई वाइट अथॉरिटी, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रीट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध रीट के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या दिया रहा है दोस्तों? तो ई दे रहा है, बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो उत्प्रेषण रीट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस प्रकार रीट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है, अतः इसका उपयुक्त उत्तर जो है दोस्तों ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका विकल्प क्या दिया है? डी दिया है। तो कौन सा रीट है दोस्तों? तो एक तो है अधिकार परीक्षा और उसमें एक दूसरा है दोस्तों उत्प्रेषण, जबकि बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर क्या दिया गया? अधिकार परीक्षा। बीपीएससी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट यानी याचिका को कहा जाता है। तो उस याचिका को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मैंडेमस कहा जाता है यानी परमादेश। तो परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका या रीट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो परमादेश करते हैं यानी मैंडेमस कहा जाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, तो थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अनुच्छेद 16(2) है, फिर 29(2) है, 30 का है और 31 का है। तो 31 का तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। हाँ, तो 31 का तो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेद नहीं किया जाएगा। यह 16(2) में है दोस्तों। 29(2) में दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें कहा गया है। और 30 में कहा गया सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों, भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था। तो मैं एक बार टिक आउट कर देता हूँ।
16 का हो गया दोस्तों 2, 29 का हो गया मेरे हिसाब से 4, और 30 का हो गया दोस्तों 3, और मतलब डी का हो गया 1। तो 2 4 3 1 इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किस में है, एक मिनट। तो यह है दोस्तों 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और ऑप्शन ए में है। तो अनुच्छेद 16 तो किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वन, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास एवं इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 2 किसी भी नागरिकों को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 का सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 का किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के सिवा उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है, इस सही है। गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण है दोस्तों आर्टिकल जो है 23 में नहीं है बल्कि 22 में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 होगा। धर्म की स्वतंत्रता 25 में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29 में नहीं है दोस्तों। ये है दोस्तों आर्टिकल 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये है दोस्तों 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है दोस्तों किस में है? तो याद रखना है कि यह 29 में। और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा का अधिकार, तो 21 का में। तो ए का हो गया दोस्तों 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया दोस्तों 2। तो 3 4 1 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3 4 1 2 एक ही ऑप्शन में, और ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो डी में। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ पर कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर है मूल ढांचे का सिद्धांत। तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम किस में आया था? इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, यह आया गया संविधान का अनुच्छेद 23। और संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है दोस्तों, एक ही बचता है मिनर्वा मिल्स केस में। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। तो 3 4 1 2 सॉरी 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए आंसर होगा दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। फिर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधित कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत तो केशवानंद भारती केस में आया था, पता नहीं क्या आंसर है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मिनर्वा मिल केस में आया था। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का देखना पड़ेगा एक बार। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से तो मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के मामले में दिया गया था। और मूल ढांचे का सिद्धांत और संशोधन का जो अधिकार था मिनर्वा मिल केस में दिया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों 101 नंबर का। जैसे किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो वह है दोस्तों मौलिक अधिकार में, सही है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस में दिया गया दोस्तों? तो केशवानंद भारती वाद में दिया गया। तो यह सही है दोस्तों। यहाँ पर मुझसे ही लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती बनाम में कहा गया। और मूल ढांचे का सिद्धांत किस में आया दोस्तों? तो मिनर्वा मिल केस में आया। अब यहाँ पर बताया गया है। तो उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदंतर वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमारवाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया।
चूंकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, अतः विकल्प ए को अविशिष्ट रूप से उत्तर के रूप में चिन्हित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं, और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु यह संविधान के आधारभूत तत्वों यानी बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो किस मुकदमे में किया था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा आंसर है। मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ लिखा गया, ये बताया गया कि केशवानंद भारती बनाम राज्य में, यही मैं बता रहा था, वहाँ पर बता रहा है मिनर्वा मिल्स, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसका अनुमोदन मिनर्वा, जिसका अनुमोदन यहाँ पर शब्द जोड़ा गया दोस्तों, जिसका जो अनुमोदन है मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो कौन सा था दोस्तों? तो मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब हुआ था? तो 1973। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है सी, यानी सबसे पहले डी, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद है दोस्तों ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इंपॉर्टेंट है ये सब, कभी भी सजाने के लिए बीपीएससी में आ सकता है। संपत्ति का अधिकार एक है, तो याद रखना है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार भी है, साथ ही साथ एक कानूनी अधिकार भी है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बीपीएससी में ऐसा सवाल पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये सब वीवीआई सवाल है, क्योंकि उसमें ई ऑप्शन जो होता है बहुत खतरनाक होता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 30 क में स्थान दिया गया, जिसमें प्रावधानित है कि किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तदनुसार अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक और विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। कथन नंबर 1 है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा लिया गया। बिल्कुल सही है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, तो दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों परफेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है तो क्या है दोस्तों? तो याद रखना है यह क्या है, तो यह एक है दोस्तों वैधानिक यानी विधिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 300 के संपत्ति के विरुद्ध से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बात बिल्कुल सही है। संविधान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ए, केवल 2 ही सही है, यानी संपत्ति का अधिकार एक विधि का अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं, जबकि ये दोनों जो दिया गया दोस्तों वह बिल्कुल गलत है। तो अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से, तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। अतः कथन 1 गलत है। 44वें संशोधन 1978 के पश्चात संविधान संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि एक की मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया है? तो किस संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं ये भी। तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 प्रभावी कब से हुआ? तो 20/6/1979।
से प्रभावित द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसे समाप्त किया गया था दोस्तों 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? सेमी क्वेश्चन है। 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों। सेमी क्वेश्चन है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार की सूची में निष्कासन किया गया वह कौन सा है दोस्तों? तो 44वां सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा लिया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? तो समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, विरोध का अधिकार नहीं दिया गया दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार इसमें दिया गया है। तो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है दोस्तों? तो समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है, बल्कि समानता का, जबकि समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान प्रदान हमें करता है। तो भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। धर्म पालन करने का अधिकार 25 से 28 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है दोस्तों, परंतु समान आवास का अधिकार जो है इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है दोस्तों। लिंग समानता का अधिकार सही है, लिंग समानता, लैंगिक समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, यह सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है दोस्तों, याद रखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह भी प्रदान किया गया है। तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्ष नहीं दिया गया। यह एक विधिक अधिकार है, याद रखना है दोस्तों, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है। तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इससे वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है तीनों सही है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब क्या है? तो बिजोय एम्यूनल बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। न्यायालय के निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। नेक्स्ट है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो याद रखना है दोस्तों कौन कौन सा है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है इसमें। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं है। कानून के समक्ष समानता नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये है दोस्तों। तो 1, 3 और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण यानी 21 यह नहीं है दोस्तों। तो 1 और 3 ही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए। देखिए दोस्तों बीपीएससी में मैंने बदला था, ये पूछा गया सवाल है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
यह गैर नागरिकों विदेशों को प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता ये प्राप्त है। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है दोस्तों वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है दोस्तों, तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है दोस्तों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार, और ये कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों। अब जो भी आएगा आपको आसानी से उसको टिक आउट कर देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, तो याद रखना है, विधि के समक्ष समानता सभी को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो पहला तो मैं इसको गलत कर देता हूँ, ये है दोस्तों देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19, यह भी इसका होगा। चुनाव लड़ने का अधिकार, तो 2 ही 3 होगा इसका आंसर, तो 2, 3 और 2, 3 जिसमें होगा 2, 3, 4 चुनाव लड़ने का भी अधिकार है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, डी। तो संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है, देश के किसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है दोस्तों वह विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपबंध है। अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते, तो क्या दावा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(6) का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य विकल्प अन्य तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों यानी नागरिक एवं गैर नागरिकों को भी प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विषय लाभ का हकदार हो जाता है, तो यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय या समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो केवल 1 और 3 है। तो भारतीय संविधान के में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया। वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपर्युक्त 2 लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को किया जा सकता था। यह प्रावधान भी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से निष्प्रभावी हो गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन। आपको इसको कर जाना बीपीएससी में, और डेट कब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, कब राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, यह भी आपको कर जाना है, क्योंकि कभी भी सवाल इससे आ सकता है। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर
अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था दोस्तों 1976 में। तो बंधुआ मजदूर प्रथा अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था। इसी तिथि से प्रभावी हुआ था दोस्तों। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम 1976 ने ले लिया। इसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया था। तो कब निषेध किया गया था दोस्तों? तो किया गया है। तो किसमें निषेध किया गया? तो भारत के संविधान में किया गया है। जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। किसमें? तो आर्टिकल 24 में। फिर 10 दिसंबर 1946 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा इसे निषेध किया गया। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषेध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषेध किया गया। नेक्स्ट है, खाली स्थान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो याद रखना है दोस्तों, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, यानी दोनों साथ साथ चलता है दोस्तों। तो अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसा मनुष्य बिना परछाई के। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो अधिकार कर्तव्य के साथ सहसंबंधित है। अधिकार व्यक्तिगत है तथा समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अधिकार कर्तव्य के साथ सहसंबंधित है। तो भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। यह किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्मविकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों को विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में यह अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे अच्छे कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावों का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, यह बात बिल्कुल गलत, उल्टा लिखा गया। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान के समाविष्ट हैं। नेक्स्ट है, पढ़ते हैं दोस्तों। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूति है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। तो यह दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। सेवा की अवधारणा, सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य है कि उस अधिकार से जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है, इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेज बिल 2001 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है दोस्तों, तो यह बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां इस कानून को 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की इम्पोर्टेंट डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके।
अगर कोई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।